नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम ट्रिकी 2.0 में, जहां पर दोस्तों आज हम बात करेंगे बिहार विशेष अध्यापक पात्रता परीक्षा, जिसको हम लोग BSS टेट के नाम से जानते हैं। और यहां पर बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर यहां पर बात होगी। दोस्तों यह अपना पहला वीडियो है और ऐसे ही धीरे धीरे जो भी क्वेश्चंस मुझे इंपॉर्टेंट लगते जाएंगे मैं उनकी वीडियोस आपको देता जाऊंगा। तो पहला प्रश्न आपके सामने, और ऐसे क्वेश्चन चाहे आप सीटेट का एग्ज़ाम देने जाओ वहाँ पर भी आपको मिलता है, और चाहे आप अपना BSS टेट का एग्ज़ाम देने जाओगे वहाँ पर भी ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे इस टाइप के। कौन सा कथन सत्य है? लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं। सामान्यतः लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती हैं या बुद्धि का लिंग से संबंध नहीं है। देखिए, हमेशा रूढ़िवादिता, जो लिंग भेदभाव होता है, लिंग रूढ़िवादिता हम कह सकते हैं, यहाँ से आपका क्वेश्चन उठता है। तो वहाँ पर क्या किया कहा जाता है कि कभी लड़के को मैथ में, कभी लड़की को घर के काम काज में वहाँ पर आगे कर दिया जाता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हमेशा हमें ये ध्यान रखना है कि हमें बॉय और गर्ल, इनको सबको क्या करना है, इक्वलिटी देनी है, बराबर देनी है। हमें लिंग रूढ़िवादिता नहीं अपनानी है। तो कहेंगे कि बुद्धि का लिंग से संबंध नहीं होता है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, भैया दोनों के पास बुद्धि समान होती है। हम नहीं कह सकते कि लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं या लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है वो आपका सत्य कथन हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं दोस्तों दूसरा क्वेश्चन, और जीन पियाजे और वाइगोत्स्की आपके कह सकते हैं कि आपके सिलेबस में भी हैं, और जीन पियाजे से यहाँ पर क्वेश्चन आपका उठा है और बहुत ही अच्छा प्रश्न। इन चारों अवस्थाओं से अगर प्रश्न आता है तो भैया आता जरूर है। ठीक है, जीन पियाजे की चारों अवस्थाएं। तो अगर हम बात करें जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है। तो अगर हम बात करें संवेदी क्रियात्मक अवस्था की, तो क्या आपके सामने चारों अवस्थाएं दी गई हैं। कहेंगे जन्म से 2 वर्ष तक, 2 से 7 वर्ष तक, 7 से 11 वर्ष तक, 11 से 14 वर्ष तक। तो अगर हम बात करें संवेदीय पेशी अवस्था, जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं सेंसरी मोटर स्टेज, सेंसरी मोटर स्टेज। तो ये भैया आपकी होती है जन्म से 2 वर्ष तक, जन्म से 2 वर्ष तक। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही होगा। लेकिन अगर कभी आपसे पूछ ले भैया, क्या कहेगा, प्राक संक्रियात्मक अवस्था, प्राक संक्रियात्मक अवस्था, प्राक संक्रियात्मक अवस्था, जिसको हम लोग प्री ऑपरेंशियल स्टेज बोलते हैं। तो इसकी एज जो होगी वो होगी 2 से 7 वर्ष। इसके बाद में अगर हम बात करेंगे तो कहोगे सर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और इसके बाद हम बात करते हैं तो कहते हैं अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या इसको हम लोग औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं, या हम कह सकते हैं फॉर्मल। अगर इंग्लिश में बात करें तो फॉर्मल जो आपकी स्टेज होगी वो आपकी 11 से 14 वर्ष। यानी कि ये चारों स्टेज के बारे में आपको बता दिया गया। और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार थे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों ये अपना टेलीग्राम ग्रुप है एग्जाम ट्रिकी फॉर स्पेशल एजुकेशन, इसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। PDF भैया वहाँ पर शेयर कर दी जाएगी आपको। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 3 की, शिक्षा में फ्रॉबेल का महत्वपूर्ण योगदान था। शिक्षा में फ्रॉबेल का महत्वपूर्ण योगदान था। अगर हम फ्रॉबेल की बात करेंगे तो कहेंगे भैया फ्रॉबेल जी, जिनका नाम आप कहोगे तो फ्रेडरिक विलियम अगस्त फ्रॉबेल, ये इनका पूरा नाम था। और ये भैया कहाँ के, तो कहोगे भैया ये जर्मनी के, कहाँ के,
तो जर्मनी के ये भैया प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री थे, जर्मनी के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्रियों में से था इनका एक नाम। वाह भैया, अगर हम कहेंगे तो भैया फ्रॉवेल का महत्वपूर्ण योगदान था, तो इनका महत्वपूर्ण योगदान था किंडरगार्टन में। किंडरगार्टन जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बालवाड़ी भी बोलते हैं, बालवाड़ी भी बोलते हैं, किंडरगार्टन या बालवाड़ी जिसको हम लोग बोलते हैं, इसमें भैया इनका महत्वपूर्ण योगदान था। इन्होंने कहा था कि जो बालक है उसकी आंतरिक शक्तियों के विकास में शिक्षक को किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। जो कि बालक की आंतरिक शक्तियां हैं उनके विकास में शिक्षक को भैया कोई भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अगर हम अब नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, निम्न में से कौन सी अधिगम की विशेषता नहीं है, निम्न में से कौन सी अधिगम की विशेषता नहीं है। अधिगम व्यवहार में बदलाव है, देख लीजिएगा यहाँ पर क्या लिखा है, अधिगम, इसको हम लोग अंडरलाइन कर लेते हैं, अधिगम की विशेषता नहीं है। यानी कि जब नहीं विशेषता नहीं पूछ रहा है तो 3 क्या होंगे ऑप्शन, वो सही होंगे, और एक ऑप्शन आपका क्या होगा, वो गलत होगा, और जो गलत होगा वही नहीं होगा, वही ऑप्शन हमको सही करना है ना। तो लिखा है अधिगम व्यवहार में बदलाव है, बिल्कुल हमारे व्यवहार में बदलाव क्या है, अधिगम है, बिल्कुल सही है। अधिगम उचित समायोजन में मदद करता है, बिल्कुल हम जब लर्निंग करते हैं, अधिगम करते हैं, जब लर्निंग प्रोसेस होती है तो जो भी हमारा समस्या समाधान होता है उसमें समायोजन करने की क्षमता कौन देता है, तो कहोगे सर अधिगम देता है। इसके बाद में कहेंगे अधिगम गतिविधि और पर्यावरण का उत्पाद है, बिल्कुल दोस्तों गतिविधि और पर्यावरण का उत्पाद कौन है, अधिगम है। कहेंगे अधिगम एक उत्पाद है, प्रक्रिया नहीं है। तो ये भैया आपका इस क्वेश्चन के हिसाब से गलत हो जाएगा, और यही ऑप्शन आपका डी जो है वो सही हो जाएगा, क्योंकि विशेषता नहीं है पूछा था। डी ऑप्शन यहाँ पर लॉक कर लीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। बालक का विकास परिणाम है। जब भी बात आती है बालक के विकास के परिणाम की, जब भी बात आएगी बालक के विकास के परिणाम की, तो क्या कहोगे, बालक का विकास परिणाम है, तो किसका परिणाम है? क्या हम केवल वंशानुक्रम को लगाएंगे, क्या हम केवल वातावरण को लगाएंगे, या हम, जब आप लोगों को मैंने डीएड में भी आपकी क्लासेस ली थी और विकास के बारे में जब आपको बताया था, तो आपको बताया था कि जो बालक का विकास होता है वो वंशानुक्रम और वातावरण इन दोनों की अंतःक्रिया का प्रतिफल होता है। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन सही होगा वो सी ऑप्शन सही होगा। जहाँ पर आपका ये क्वेश्चन होगा वो भैया ऐसे ही ऑप्शन आपको देगा, और सबसे सटीक आंसर आपका वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का प्रतिफल कौन होता है, तो आपको होगा सर विकास होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, आशा है दोस्तों समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। भावना यानी कि इमोशन का शाब्दिक अर्थ क्या है? इमोशन, इमोशंस हम लोग कहते हैं सर, कुछ लोग कहते हैं सर ये बिल्कुल भी भावनात्मक चीज़ों पर ध्यान नहीं देते या इनमें भावनाएं हैं ही नहीं। तो भैया इमोशन क्या है, इस पर हम लोग बात करेंगे। और बहुत ही अच्छा दोस्तों ये क्वेश्चन है आपका। इमोशन क्या है? तो कहोगे आक्रामकता और भय, उत्तेजना या भाव में उथल पुथल, स्नेह और प्यार, या इनमें से कोई नहीं। तो जब भी इमोशन की बात की जाएगी, जब भी इमोशन की बात की जाएगी तो हम बात करते हैं, इंग्लिश में क्या करते हैं, कहते हैं फीलिंग्स। इमोशन को इंग्लिश में क्या कहते हैं हम लोग? फीलिंग्स। या हम ऐसे भी कह सकते हैं इमोशन, इमोशन से संबंधित क्या आप कहोगे सर? फीलिंग। और फीलिंग अगर हम बात करेंगे तो फीलिंग कहाँ से आती है, तो कहोगे सर ये तो भैया अंदर से आती है। भाई कोई हमारे सामने गिरा पड़ा है, उसको हम उठाने गए, हमारे अंदर फीलिंग आई कि हाँ चलो इसको उठाना चाहिए, हमारे अंदर उसके खिलाफ कह सकते हैं या उसके प्रति हमारे अंदर दर्द उभरा, तभी तो हम उसके पास गए। या किसी की हम मदद करते हैं, या कोई रो रहा होता है तो हम भी रोने लगते हैं, या कोई हंस रहा होता है तो हम भी हंसने लगते हैं। तो वो क्या होता है? हमारी वो उत्तेजना होती है जो हमारे भावों में उथल पुथल कर रही होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? इमोशन कहते हैं, आपकी फीलिंग कहते हैं, या भावना कहते हैं। बी ऑप्शन को यहाँ पर लॉक करेंगे। आशा है दोस्तों समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं
अगर समझ में आ गया है तो भैया कमेंट सेक्शन में जाइए और लिखिए, क्या लिखेंगे? सर समझ में आ गया, समझ में आ गया, या थंब वाला जो आपका इमोजी है उसको आप भेज सकते हो। हमको भी लगेगा कि आपको समझ में आ गया और बेहतर समझ में आया। शारीरिक विकास का क्षेत्र है। जब भी शारीरिक विकास की बात होती है, जब भी शारीरिक विकास की बात होती है तो हम किसका क्षेत्र कहेंगे? क्या स्नायु मंडल का कहेंगे, स्मृति का कहेंगे, अभिप्रेरणा का कहेंगे, या समायोजन का कहेंगे? बालक का शारीरिक विकास उसके नर्वस सिस्टम से जाना जाता है। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन जो है, यहाँ पर आपका ए ऑप्शन जो है उसको लॉक कीजिएगा, ना कि आपकी स्मृति, अभिप्रेरणा या समायोजन। ए ऑप्शन आपका स्नायु मंडल या नर्वस सिस्टम जिसको हम बोलते हैं, वही शारीरिक विकास का क्षेत्र होता है। ए ऑप्शन को लॉक कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने। परामर्श का उद्देश्य है। बच्चे को परामर्श देना है तो उसका उद्देश्य क्या है? जल्दी से बताइए। बच्चे को समझना, बच्चों की कमियों के कारण पता करना, बच्चे को समायोजन में सहायता करना, या उपरोक्त सभी। देखिए, जब भी हम बच्चे को परामर्श देते हैं तो सबसे पहले हम उसको क्या समझते हैं, उसमें क्या कमियां हैं उनको भी हमें पता लगाना होता है, और बच्चे के समायोजन में भी हमें सहायता करनी होती है। यानी कि उपरोक्त सभी, आपका डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 9 की। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व की विशेषता नहीं है? व्यक्तित्व जिसको हम लोग क्या कहते हैं भैया? पर्सनालिटी। क्या कहते हैं? पर्सनालिटी। इसकी विशेषता नहीं है पूछ रहा है। व्यक्तित्व की विशेषता नहीं है। व्यक्तित्व आत्मचेतना है। व्यक्तित्व हमारे कुछ निश्चित उद्देश्यों के लिए प्रयास करना है। व्यक्तित्व केवल आनुवांशिकता का उत्पाद है, या व्यक्तित्व लगातार खुद को पर्यावरण में समायोजित करना है। देखिए, अगर केवल की बात आती है तो विशेषता नहीं है, तो भैया आपका यही आंसर जो है वो सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। लेकिन हम अगर व्यक्तित्व की बात करें, पर्सनालिटी की बात करें, तो भैया आप उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ। मान लीजिए एक बहुत ही काला टीचर आपके पास आ गया, बहुत ही काला, उसकी केवल आंखें ही दिख रही हैं, है ना, और वो आया आपके सामने, आपने उसको देखा, अरे इतना काला है, ये इतना गंदा सा है, ये हमें क्या पढ़ाएगा? लेकिन जब उसने चीज़ों को व्यक्त करना शुरू किया, उसने अपनी जितने भी ज्ञान था आप लोगों को बताना शुरू किया, तो आप लोगों को क्या लगा कि हाँ वाकई बहुत अच्छा टीचर है। काला हुआ तो क्या हुआ, लेकिन उसने अच्छा पढ़ाया हमें। लेकिन एक ऐसा टीचर आया जो बहुत ही अच्छा हैंडसम, बिल्कुल सूट वूट पहन के आया है, और आपसे कहने लगा, आपको पढ़ाना जब उसने शुरू किया तो आपको उसकी बात जो है वो समझ में नहीं आया, उसने थोड़ा गलत भी पढ़ाया, इन सब चीज़ों से संबंधित। तो क्या आप लोगों ने क्या देखा कि जो पर्सनालिटी है, व्यक्तित्व है, वो आपको इंटरनल और एक्सटर्नल, आंतरिक और बाह्य दोनों रूप से देखने को मिली। कोई ज़रूरी नहीं कि जो आपको सुंदर दिख रहा हो, अच्छा दिख रहा हो, उसके पास ज्ञान का भंडार भी उतना हो, और ये भी कोई ज़रूरी नहीं जो आपको गंदा दिख रहा हो, भद्दा दिख रहा हो, उसके पास ज्ञान का भंडार ना हो। तो भैया यहाँ पर व्यक्तित्व केवल आनुवांशिकता का उत्पाद है, ये भैया ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यही विशेषता नहीं है, बाकी तीनों विशेषताएं जो है वो व्यक्तित्व की विशेषताएं हैं, पर्सनालिटी की विशेषता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, एग्जाम ट्रिकी फॉर स्पेशल एजुकेशन। 13.4K का परिवार वहाँ पर आपका इंतजार कर रहा है। चैनल पर पहली बार थे, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी। श्याम पट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? श्याम पट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? देखिए, दो ऑप्शन तो आप ऐसे ही काट दोगे, बड़े अक्षरों में लिखना, छोटे अक्षरों में लिखना, ये तो आप ऐसे ही काट दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप हमेशा काटो। लेकिन ये दो ऑप्शन, अच्छी लिखावट होनी चाहिए या लेखन में स्पष्टता होनी चाहिए। लेखन में स्पष्टता का मतलब है कि आप जो लिख रहे हो वो बेहतर ढंग से लिख रहे हो। बेहतर ढंग से मतलब जो आप लाइन बना रहे हो बहुत ही अच्छी लिख रहे हो, या अच्छी लिखावट। देखिए, लेखन में स्पष्टता तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन आप छोटे छोटे शब्दों में लिख रहे हो तो क्या लेखन में स्पष्टता होगी? दिखेगा ही नहीं बच्चे को। अच्छी लिखावट, ए ऑप्शन के साथ में हम लोग यहाँ जाएंगे, और ए ऑप्शन ही आपका यहाँ पर सही होगा। तो दोस्तों,
आशा है दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो अच्छी अगर लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और सभी मित्रों तक एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार थे सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन प्रेस कर लीजिएगा। मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। बने रहिएगा आपके अपने चैनल एग्जाम ट्रिकी 2.0 पर। धन्यवाद।